गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 9th की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को इससे पहले बता दिया गया है ऊतक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते थे, एक सरल एक विभोजक ऊतक था और एक सरल ऊतक था। तो आप लोगों को इसमें सारा बता दिया गया। अब आज ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। आज आप लोगों को नया टॉपिक बताना है इसी लेसन का, प्रोटेक्टिव टिश्यू, रक्षात्मक ऊतक क्या होते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, उन लोगों में रक्षात्मक ऊतक पाए जाते हैं। अगर उनमें रक्षात्मक ऊतक ना पाए जाए तो उनके शरीर की रक्षा कौन करेगा। जो अगर रक्षात्मक ऊतक ना पाए जाए, जितने शरीर में पार्ट्स पाए जाते हैं अब सब इधर उधर हो जाए, पता चलेगा कि अगर जल अंदर है तो जल अंदर से, अगर प्रोटेक्टिव टिश्यू नहीं पाई जाएगी रक्षात्मक ऊतक, तो जल क्या होगा, जल अंदर से बाहर की तरफ शरीर से आने लगेगा। और जो शरीर के बाह्य आघातों से, प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो बाह्य आघातों से ऊतक की रक्षा करे, वही तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो हम जानते हैं कि अब हम आप लोगों को बताते हैं कि रक्षात्मक ऊतक की डिफिनेशन क्या है। रक्षात्मक ऊतक, रक्षात्मक ऊतक प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो रक्षात्मक ऊतक पादपों में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक एपिडर्मिस होता है और दूसरा कार्प होता है। तो डिफिनेशन इसकी लिखेंगे, रक्षात्मक ऊतक पादपों की जल की अधिकता और कमी से रक्षा करता है, और कमी से रक्षा करता है। रक्षात्मक ऊतक किसे कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो हमारे या पादपों के शरीर की रक्षा करता है, वही तो रक्षात्मक ऊतक कहलाएगा। रक्षात्मक ऊतक पादपों की जल की अधिकता और कमी की रक्षा करता है। तो यहाँ पे जो जल होता है उसको शरीर से, अगर ये पादप का शरीर है, इसके अंदर जल भरा है, तो ये जल को बाहर नहीं आने देता। ये रक्षात्मक आपका ऊतक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या कर रहा है, बाहर आने से इसको रोक रहा है कि ये बाहर ना आने पाए। अगर प्रोटेक्टिव टिश्यू ना होता तो जल बाहर आता और बहुत ज्यादा जल का ह्रास होता, पर डे का यही काम होता, तो क्या टिश्यू सरवाइव कर पाता, नहीं सरवाइव कर पाता। इसीलिए चाहे मनुष्य हो चाहे पादप हो, सब में प्रोटेक्टिव टिश्यू पाया जाता। और जल का काम तो करता ही है, और ये बाह्य आघात जो दिया जाता है, बाह्य आघात जैसे कहीं पे आपने इसको काट दिया थोड़ा सा, तो ये जो है इसकी, ये एपिडर्मिस की लेयर जो होती है, इस बाह्य आघात से भी सुरक्षा करती है और क्या करेगी, धीरे धीरे ये इस खाली स्थान को भर देगी। तो इसी को रक्षात्मक ऊतक कहते हैं, जो पादपों की जल की अधिकता की कमी से रक्षा करे और बाह्य आघातों से पादपों की सुरक्षा करे, वही रक्षात्मक ऊतक कहलाता है। अब रक्षात्मक ऊतक होते कितने प्रकार के हैं। रक्षात्मक ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। दूसरा कार्प होता है, कार्प एपिडर्मिस। तो रक्षात्मक ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पहला एपिडर्मिस होता है, दूसरा कार्प होता है। एपिडर्मिस कहते किसे, ये पादप है, तो पादप के अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं होंगी। तो इस प्रकार की
कोशिकाएं होंगी। और ये जो ऊपरी का लेयर है इसे एपिडर्मिस कहेंगे। कोशिका के सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। यहाँ कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत यही है, तो इसी को एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, तो इस ब्लैक बोर्ड के नीचे भी परत है, लेकिन इस ब्लैक बोर्ड की जो नीचे परत है उसे एपिडर्मिस नहीं कहेंगे। जो ब्लैक बोर्ड की सुरक्षा कर रहा है इस परत को एपिडर्मिस कहेंगे। इसके पीछे भी लेयर होगी, तो ये क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। इसके ऊपर आप लिख के मिटा दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी प्रकार जो रक्षात्मक ऊतक होते हैं पौधों में भी होते हैं, लेकिन पौधों में क्या करते हैं, बाह्य आघातों से जल की कमी ना होने पाए पादपों को, और बहुत ज्यादा जल का ह्रास ना होने पाए, इस कारण इसमें एपिडर्मिस पाया जाता है। और पौधों की बाह्य सतह प्रायः मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत होती है। मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत किसमें पाई जाती है, जैसे आपने कमल देखा होगा, कमल की पत्तियां, उस पे मोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन्हीं पादपों में पाया जाता है जो जल में पाई जाती है मोम जैसी संरचना, और बाकी किसी में भी नहीं पाई जाती। और दूसरा, यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक अपघटन, आघात तथा परजीवी कवकों से भी के प्रवेश से भी सुरक्षा करता है। ये पादप है, यहाँ पे आपने चोट मारा या आपने यहाँ से काट दिया, तो ये पहले कटेगा, फिर इसके अंदर की कोशिकाएं कटेंगी। तो एपिडर्मिस का काम क्या है, ये बाह्य आघातों से भी सुरक्षा कर रहा है। अगर ऊपर एपिडर्मिस की परत है, चाहे कोई भी परजीवी हो, पहले किसको चोट पहुंचाएंगे, एपिडर्मिस को। तो एपिडर्मिस का काम होता है पादपों की रक्षा करना, चाहे वो परजीवी हो, चाहे बाह्य आघात हो, चाहे जल को शरीर से इसके बाहर ना निकलने देना। और दूसरा, ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं। आप आम के पेड़ में देखे होंगे, कुछ इस तरह से छाल ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे छिद्र टाइप का होता है जो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करेंगी। कौन सी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये आदान प्रदान करेंगे। और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में स्टोमेटा द्वारा होती है। जब गैसों का आदान प्रदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में होता है। अब आपको दूसरा पॉइंट बताना है बी, कार्क के बारे में। अब तक आपने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा कि एपिडर्मिस क्या करती है, बी है कार्क। तो कार्क जो बना होता है द्वितीयक विभोज्योतक, द्वितीयक विभोज्योतक की एक पतली कार्टेक्स में होती है। ये पौधा है, ये एपिडर्मिस लेयर है, और जो इसके नीचे कोशिकाएं का हो, कॉर्टेक्स रीजन पाया जाएगा इसी प्रकार, फिर इसके बाद कोशिकाएं होंगी। तो ये क्या होता है, द्वितीयक विभोज्योतक। जो द्वितीयक विभोज्योतक होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम जब होता है, उसकी एक पतली कॉर्टेक्स होती है। जब पौधों में वृद्धि होने लगती है तो द्वितीयक विभोज्योतक जो होता है कॉर्टेक्स की एक परत बनाता है पतली। और दूसरा पॉइंट है, इनकी भित्ति पर सुब्रीन पाया जाता है। इनकी भित्ति पर सुब्रीन पाया जाता है, नामक पदार्थ पाया जाता है, जो इनमें इनके जो छिद्र होते हैं हवा भरने का उनमें काम करता है। हवा का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ऑक्सीजन भरने का कार्य करता है। तो ये इतना था रक्षात्मक ऊतक के बारे में। अब आप इतना आपने विभोज ऊतक के बारे में पढ़ा, अब आपको पढ़ना है कि जटिल ऊतक किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
आपको बताया गया था कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक ऊतक टिश्यू था और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसे कहते हैं, कहेंगे जटिल ऊतक किसे कहते हैं? जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही जटिल होता है। जटिल का मतलब क्या होगा? साधारण उसे कहेंगे जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो। एक कोशिकीयों जो एक कोशिकीय होंगे उन्हें साधारण कह सकते हैं, एक कोशिक को। लेकिन बहुकोशिक जो होंगे उनके शरीर की संरचना जो होगी वो बहुत जटिलता से बनी होती है। तो इनके शरीर जो होते हैं अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं, एक साथ मिलकर इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो जटिल ऊतक किसे कहते हैं? जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे जटिल ऊतक कहते हैं, और एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। इकाई मतलब यूनिट, एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये नहीं एक कोशिका अलग कार्य कर रही, एक कोशिका अलग कार्य करेगी। कोई भी कोशिका अलग अलग कार्य नहीं करेंगी, हर एक कोशिका एक जैसा कार्य करेंगी। इसके बाद आपको इसमें बताया जाएगा जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम और बी है फ्लोएम। अब जाइलम किसे कहेंगे, फ्लोएम किसे कहेंगे? जाइलम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य होता है जो जल ले जाते हैं। वह ऊतक जो जल ले जाने का कार्य करेंगे, जल ले जाते हैं, उन्हें जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम को पोषवाह कहते हैं। ये क्या करेंगे? भोजन का स्थानांतरण करेंगे, भोजन का स्थानांतरण। तो जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम जल को ले जाते हैं, जल को ले जाने वाले को ही जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम ये क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। तो इसे कह सकते हैं यह जल संवाहन ऊतक है, जल संवाहन ऊतक। जाइलम क्या है? जल संवाहन ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य, मान लो आप कोई पौधा बनाओ, ये पौधा है, ये इसकी पत्तियां हैं, तो जाइलम को जल ले जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? मृदा भाग होगा, यहाँ पे मिट्टी पाई जाएगी। और मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में
जल होता है, खनिज लवण होते हैं और बहुत सारे पोषण होते हैं जो मिट्टी में घुले रहते हैं। तो जाइलम क्या होगा, जाइलम यहाँ से भूमि से जल को अवशोषित करेगा और जल को अवशोषित करने के बाद और जिस जल को वो अवशोषित करेगा उस जल में क्या रहेगा, खनिज लवण रहेगा। खनिज लवण को लेकर पादपों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जाइलम जल को जड़ों द्वारा सोख लेता है और सोखने के बाद वो क्या करता है, ये पूरे पादप के शरीर में चली जाती हैं और जल का कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है पूरे शरीर में जल का स्थानांतरण करना। तो अब ये तो जाइलम की बात थी। अब हम देखते हैं फ्लोएम। पौधे को भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। पौधे को भोजन बनाने के लिए ये चारों कंपोनेंट आवश्यक है। अगर ये चारों कंपोनेंट्स में से कोई भी कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, पौधा भोजन नहीं बनाएगा। तो जाइलम जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करके पौधों की क्या कर रहा है, पत्तियों तक पहुंचा रहा है और पौधों में भोजन कौन बनाता है, पत्तियां बनाती हैं। पत्तियों को रसोई घर भी कहते हैं। तो पत्तियां तक जल पहुंची, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा और पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती है और फिर ये सूर्य का प्रकाश लेगा। सूर्य का प्रकाश लेके ये क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, स्टोमेटा के थ्रू पत्तियों में इंटर करता है और ये यहाँ पे भोजन का निर्माण करेगा। और जब पत्तियों में भोजन बन जाता है, पत्तियों में भोजन बनने के बाद फ्लोएम क्या करेगा, इसके सारे पोर्शन में पहुंचा देगा। सिर्फ पत्तियों में भोजन बनता है, बॉडी में तो इसके नहीं बन रहा है, ये इतना तना है, तने में भोजन नहीं बन रहा है। तो क्या करेगा फ्लोएम, पत्तियों से भोजन ले जाके पूरे इसके शरीर में स्थानांतरण कर देगा फ्लोएम। यही काम है फ्लोएम का, भोजन का स्थानांतरण करना। और फ्लोएम की जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है कि फ्लोएम कितने प्रकार का होता है। फ्लोएम 5 प्रकार का होता है। पहला चालनी कोशिकाएं, बता दे रहे हैं आपको फ्लोएम के प्रकार। पहला है चालनी कोशिकाएं, दूसरा चालनी नलिकाएं, तीसरा है साखी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसेन। इतने प्रकार की फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम इतने प्रकार का होता है। तो आपको लिखने के लिए आता है अंतर कि जाइलम में क्या अंतर है, फ्लोएम में क्या अंतर है। आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखने के लिए आता है। जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम क्या का कार्य होता है,
जल को ले जाना या जल का संवहन करना, जल का संवहन करना। और फ्लोएम का क्या कार्य है? भोजन का स्थानांतरण करना। और ये क्या करता है? ऊतक का, पादप ऊतक का काष्ठीय भाग बनाता है, काष्ठीय भाग का निर्माण करता है। और ये जो होता है, फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाओं में जीवित रहता है। रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाओं में जीवित रहता है। जीवित रहता है। तो ये कार्य होता है जाइलम और फ्लोएम का। इसके बाद आपने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। अब प्लांट टिश्यू आपका खत्म हो गया, पादप ऊतक खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक की परिभाषा आप लोगों को बताएगी कि जंतु ऊतक किसे कहते हैं। समान संरचना, समान कार्य को संबद्ध होकर जो एक साथ करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और चाहे जंतु ऊतक हो, बस इनके प्रकार अलग होंगे लेकिन डिफिनीशन चाहे जंतु ऊतक हो चाहे पादप ऊतक हो, सबका एक ही होगा। तो फिर से हम पढ़ रहे हैं जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू, तो सबसे पहले हम ऊतक की परिभाषा देख लेते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह तो आप पढ़ रहे हैं कोशिका ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति समान है, आकार एवं आकृति समान है, उत्पत्ति का स्रोत समान है, उत्पत्ति का स्रोत समान है, जिनका विकास समान है, विकास, जिनका विकास समान रूप से हुआ हो, समान रूप से हुआ हो, और सामूहिक रूप से कोई भी कार्य, विशेष क्रिया को, विशेष क्रिया को सामूहिक रूप से संपन्न करती है। ये सब मिला के क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा।
तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके आकार एवं आकृतियां समान हो, उत्पत्ति का स्रोत भी समान हो, लगभग समान हो, विकास समान रूप से हुआ हो, किसी भी विशेष क्रिया को सामूहिक रूप से वो संपन्न करती हो। सामूहिक रूप का मतलब यहाँ पे होगा कि कोई भी कार्य करे, कोई भी कोशिका अकेले ना करे, सब कोशिकाएं एक साथ मिलके करें, तो उसी को क्या कहेंगे कि विशेष क्रिया को सामूहिक रूप से ये संपन्न करती हैं। तो इनको मिला के क्या कहलाता? ऊतक। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके आकार एवं आकृतियां समान हो, उत्पत्ति का स्रोत लगभग समान हो, विकास समान रूप से हुआ हो, विशेष क्रिया को सामूहिक रूप से संपन्न करती हो, तो इन्हें ऊतक कहते हैं। ये कह सकते हैं ये ऊतक कहलाते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है? जंतु ऊतक के प्रकार। जंतु ऊतक के प्रकार। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियमी। ऊतक। दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा तंत्रिकीय ऊतक। तो सबसे पहले हम एपिथेलियमी ऊतक के बारे में जानेंगे कि एपिथेलियमी ऊतक क्या है। आपको पादप में बताया गया था एपिडर्मिस, यही एपिडर्मिस लेयर थी पादप की। तो हम ह्यूमन को लेते हैं कि जो चाहे जंतु हो, जंतु में भी ह्यूमन आता है, तो उसके जो शरीर के ऊपर की परत होती है जिसके ऊपर पतले पतले रोए छिद्र होते हैं, तो कह सकते हैं ये जो स्किन है इसी को एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। और ये क्या क्या कार्य करती है? ये बाह्य आघातों से आपकी सुरक्षा करेगी और जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका भी ये उत्सर्जन करेगी। गर्मी के सीजन में आप देखते होंगे आपको पसीना आता होगा, तो क्या कर रहा? एपिथेलियमी ऊतक ही उत्सर्जन कर रहा है। और एपिथेलियमी ऊतक जो होता है किस किस
जगह पे इसका होता है त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी के और रक्त वाहिनी नली और नली का आस्तर बनाता है। तो त्वचा होता है, मुंह होता है, इनका क्या करता है, ये निर्माण भी करता है इपिथेलियम ऊतक। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, शरीर को ढकने का कार्य करता है, शरीर को ढकने का कार्य करता है। दूसरा कार्य इसका है, ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंतुओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करेंगे। अलग करते हैं। जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली आदि को ये क्या करते हैं, पृथक करने का कार्य करते हैं या इनके अस्तर का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये जो इपिथेलियमी ऊतक होते हैं ये भी 6 प्रकार के होते हैं। इपिथेलियमी ऊतक 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल सल्की उपकला ऊतक। दूसरा है सरल घनाकार उपकला ऊतक। सरल घनाकार उपकला ऊतक। तीसरा है सरल स्तंभी उपकला ऊतक। सरल स्तंभी उपकला ऊतक। और चौथा है पछाम्बी स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार उपकला ऊतक। पांचवा है विशेषीकृत उपकला ऊतक। विशेषीकृत उपकला ऊतक। और छठवां है ग्रंथिल उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। इपिथेलियमी ऊतक 6 प्रकार के होते हैं। पहला सरल सल्की उपकला ऊतक, सरल घनाकार उपकला ऊतक, सरल स्तंभी उपकला ऊतक, और चौथा है पछाम्बी स्तंभाकार उपकला ऊतक, और पांचवा है विशेषीकृत उपकला ऊतक, और छठवां है ग्रंथिल उपकला ऊतक। इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा कि ये किस प्रकार हैं, इनका क्या क्या कार्य है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे आप लोगों को बाकी बताया जाएगा।